तो ये जो अभी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, खत्म होने जा रहा है, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार 24 में फिर से बन जाए तो शायद चुनावी प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगा। यकीनन एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक पार्टी हो जाएगा। एक राष्ट्र एक पार्टी एक नेता। सरकार का मीडिया ही सबसे होगा, एक ही चुनाव, एक ही चैनल होगा, न्यूज चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, सब जितने चाहे उतने कर लो। कल आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर आरोप लगा दिए जाएंगे कि आपके मेल में कोई पाकिस्तान का एक मेल मिला और आप देशद्रोह कर रहे थे। और 2024 में अगर फिर से सत्ता वापसी होती है तो सबसे पहले न्यायपालिका पर प्रहार होगा। यकीनन कानून आएगा और कानून रद्द नहीं कर पाएगा सर्वोच्च न्यायालय। यदि इस संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हिलता हुआ नजर आता है मुझे कि चुनाव आयोग में नियुक्तियां ही सरकारी हो, तो फिर कहां लोकतंत्र रहेगा? जब लोकतंत्र की पारदर्शिता नहीं रही तो फिर संविधान क्या करूंगा मैं? किसी भी रास्ते से हो, सत्ता तोड़ फोड़ के, खरीद करके सत्ता, डरा करके सत्ता, सत्ता ही लक्ष्य है। नहीं, ये डिक्टेटरशिप कहाँ जाके ख़त्म होगी? मतलब हम चाइना या रशिया मॉडल पे चले जाएंगे जहाँ चुनाव होंगे नहीं, एक ही नेता रहेगा, वही पार्टी का नेता रहेगा। अभी क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष का तो अपॉइंटमेंट अभी हो गया। आने वाले यदि 262 270 की बात ये करते और उतनी सीटें मिल गई तो समझ लीजिए संघ को भी अपनी दुकान बंद करनी होगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीकेंड विद वानखेड़े में। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश में राजनीति तेजी से बदल नहीं रही, देश ही बदल रहा है या देश को बदला जा रहा है। मोदी ने 2024 के लिए 370 पार करने का दावा किया है अकेले के दम पे, लेकिन अंदर की खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 272 का जादुई आंकड़ा टच नहीं कर पा रही है और इसीलिए सारा खेल खेला जा रहा है। 50 से 60 सीटों पर भाजपा का गेम ओवर हो सकता है, लेकिन यहां पर एक बड़ा लेकिन है। खबर यह है कि 100 सीटों पर भी अगर भाजपा सिमट जाती है 24 चुनाव में तो भी मोदी जी सरकार बना लेंगे, क्योंकि अगर मोदी जी जीतते हैं तो भी संविधान को खत्म किया जाएगा और अगर मोदी जी हारते हैं तो भी संविधान को खत्म करके मोदी जी ही गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन सवाल है कि कैसे, और सवाल यह भी है कि क्या मोदी जी की सत्ता वापसी के बाद देश में चुनाव ही खत्म हो जाएगा? होगा, देश में चुनाव खत्म हो जाएगा, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव है दोस्तों। और साथ ही साथ मोदी जी आरएसएस पर बैन लगा देंगे। जी हां, एकदम सही सुन रहे हैं आप। तो आज के इस एपिसोड में बड़ा खुलासा होने जा रहा है और यह खुलासा कोई और नहीं, वरिष्ठ पत्रकार, बेबाक और बेखौफ होकर अपनी बात रखने वाले अशोक वानखेड़े जी करेंगे। स्वागत है सर आपका देशनीति के साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 370 पार करेंगे, बीजेपी अकेले के दम पर करेगी और एनडीए जो है वो 400 पार करेगी, लेकिन इंटरनल खबरें जो आ रही है और इंटरनल सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 272 का जो जादुई आंकड़ा है शायद नरेंद्र मोदी वो पार ना कर पाए, शायद वो टच बीजेपी नहीं कर पा रही है। क्या ऐसा है? ऐसा कोई इंटरनल सर्वे आया है? देखिए, सर्वे भी कह सकते हैं, इंटरनल सर्वे जो है उनका, बात 370 की हो रही है, लाले 2 से 70 के पड़े हैं। उसका कारण, मैं कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मेरी बातचीत होती है, वर्तमान में भाजपा के पास 303 है। मेरे अनुसार वो उनका सबसे बड़ा पीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो फुटप्रिंट है वो खासकर काऊ बेल्ट है। दक्षिण में एक कर्नाटक था जो प्रवेश द्वार था उनका। उत्तरी पूर्व में यदि आप देखें तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य। यदि ये छोड़ दिया तो फिर भाजपा और कहाँ है? दक्षिण भारतीय जो राज्य है, खासकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, यहाँ पे बीजेपी अपना पैर नहीं जमा पा रही है।
पिछली बार तेलंगाना में 3 तो ले गए सीट्स, और उसके बाद उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस को रिप्लेस करने का प्रयास किया बीआरएस के सामने। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने अभूतपूर्व यश वहाँ पाया, इसके बाद तेलंगाना की वो 3 सीटें भी अब खतरे में दिख रही है। कर्नाटक में उन्होंने स्वीप किया था, वहाँ कांग्रेस ने इस तरह विधानसभा में स्वीप किया कि वहाँ रिवर्सल यदि हो जाए कि बीजेपी को 1-2 सीटें और बाकी कांग्रेस को, तो आश्चर्य नहीं। तो मैं हमेशा इस गणित में भी नहीं जाता, मैं उन्हीं की बात मानूं, तो मैं उनको कहता हूं कि 303 जो है वो आपके अभी जो है वो आपके है 2024 में मान लिया। अब आपको 370 करने के लिए 67 सीट्स और चाहिए। वो 67 कहां से आएगी? वो 67 आपको बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यहां से लानी होगी टोटल। तब जाके वो 67 का आंकड़ा आपका मैच होगा, क्योंकि गुजरात में 25 में से 25 आपके पास है, 26 में से 26 आपके पास है, राजस्थान में 25 में से 25 आपके पास है, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 आपके पास है, महाराष्ट्र में 48 में से 41 आपके पास है, कर्नाटक में भी वही पोजीशन है। तो मात्र आप विश्वगुरु है, मोदी जी की गारंटी है, राम मंदिर बन गया, 370 हो गया, सब लाभार्थी बहुत हो गए, ये सारा गणित भी जोड़ा तो क्या गुजरात में 26 की 28 सीटें होगी? नहीं होगी। तो जहां आप है वहां मैक्सिमम है। तो 67 कहां से आएगी इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। दूसरी बात, उनके जितने भी सहयोगी है, 38 पार्टियों का कुनबा है एनडीए, बीजेपी उसमें से निकाला जाए तो 37 पार्टियां बनती हैं। उस 37 पार्टियों का वजन क्या होगा? मोदी जी ने स्वयं उनको 30 सीटें दी है, 400 का आंकड़ा उनके भरोसे करेंगे। तो वो 37 पार्टियां 30 सीट का जुगाड़ करेगी। इसका मतलब उनका वजन ही इतना नहीं है कि एक एक सीट भी ला पाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तय है, या जो इंटरनल सर्वे की बात हो रही है या चर्चा चल रही है कि 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी टच नहीं कर पा रही है। तो ये बात तो अभी बहुत ही हास्यास्पद लगती है कि 370 कहां से होंगे, क्योंकि 67 कहां से आएगी? 303 आपको आ गई ये समझ के तो भी तो समझ में नहीं आता। अब हम आते हैं 303 पे। ये जो 303 2019 में लाए थे, उसमें पुलवामा का तड़का था। 5 साल काम किया है, मुझे 5 साल और दीजिए, ये बात हुई थी। लोगों ने विश्वास रखा। लेकिन कुछ राज्य हैं जहां समीकरण बदल गए। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन 4 राज्यों में यदि 50 सीटों का गैप पड़ता है बीजेपी को, तो बीजेपी 272 से नीचे आती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जो गारंटीज दे रही है, जो स्वीप कर रही है, उस हिसाब से जो पिछली बार कर्नाटक में 1-2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, वो एकदम रिवर्सल हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपने शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, अब वहां सीट शेयरिंग में हो गए, वो पेच पड़ा है। जब, क्योंकि महाराष्ट्र इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि 48 सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है यूपी के बाद। पिछले 2019 में शिवसेना बीजेपी साथ लड़ी थी आधी आधी सीटों पे, कांग्रेस और एनसीपी साथ लड़े थे आधी आधी सीटों पे।
आपने शिवसेना तोड़ी, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यही ओरिजिनल शिवसेना है। आपने एनसीपी तोड़ी, इलेक्शन कमीशन ने कहा यही ओरिजिनल एनसीपी है। अब जो ओरिजिनल एनसीपी अजित पवार वाली जो घोषित हुई है, वो अपने 20 सीटें क्यों छोड़ेगा? जो सेना आई है, शिवसेना, वो भी 20 सीट पर लड़ना चाहती है, जो हमारा कोटा था। 48 में थी, यदि 40 सीटें ले जाएंगी तो क्या भाजपा 8 पे लड़ेगी? यदि भाजपा भी अपने 20 पे लड़ेगी तो अकोमोडेशन कहाँ होगा? मामला फंस जाएगा महाराष्ट्र। मामला फंसा है बुरी तरह से। दूसरी बात, विधायक तो आपके साथ आ गए, कार्यकर्ता और जनमानस ये आज भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास है। यदि आंबेडकर साथ में ज्वाइंट होते हैं, 7-8% का उनका वोट शेयर यदि हम माने, तो बीजेपी और एनसीपी शिवसेना को मिलके 10 का आंकड़ा पार करना मुश्किल है। यह महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति है। बंगाल में बीजेपी के पास 18 है। वो कहती है कि हम 25 पे जाएंगे, 27 करेंगे, 30 करेंगे, लेकिन उस 18 में से कितने माइनस होगी ये बता नहीं सकते, क्योंकि वहां यदि हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण हो रहा है तो वहां बंगाली अस्मिता भी एक बड़ा फैक्टर है, महिला दूसरा फैक्टर है। प्रॉब्लम यह है कि बंगाल में वामपंथियों का राज था, लेफ्ट भले ही नेशनल पार्टी थी लेकिन उसका कंट्रोल बंगाल में था। तो ज्योति बसु यदि मुख्यमंत्री थे तो वो अपने हिसाब से सरकार चला रहे थे, राज्य चला रहे थे, दिल्ली उनको डिक्टेट नहीं करती थी। अभी ममता जी सत्ता में है, ममता जी राज्य किसी के कहने पे नहीं चला सकती, वो अपने बलबूते पे मेरे बंगाल को मेरी ज़रूरत क्या है ये करेगी। यदि बीजेपी वहाँ सत्ता में आती है तो दिल्ली से इनको बताया जाएगा कि आपको बंगाल कैसे चलाना है। वहाँ बंगाली अस्मिता मार खाती है। मुख्यमंत्री बंगाली रहेगा लेकिन उसे हर आदेश दिल्ली से लेना होगा। महाराष्ट्र में मराठा मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, दूसरा मराठा उप मुख्यमंत्री है अजित पवार, एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। ये तीनों होते हुए भी महाराष्ट्र के बड़े बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, मुंबई के कई बड़े ऑफिसेस गुजरात चले गए। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी थी, अब वो गुजरात की गिफ्ट सिटी आर्थिक राजधानी बनने जा रही है। तो महाराष्ट्र में मराठी आदमी सवाल पूछता है कि बीजेपी यदि शासन में आएगी तो महाराष्ट्र में राज कौन करेगा? जब कांग्रेस थी तब भी दिल्ली से चलती थी, लेकिन गांधी परिवार का कोई एक राज्य नहीं था। गांधी परिवार भले ही उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े या कभी साउथ से चुनाव लड़े, लेकिन कभी उन्होंने इस राज्य से उस राज्य में उद्योग भगाने का काम नहीं किया। उनके लिए सारे राज्य एक थे। क्योंकि वर्तमान में नेतृत्व गुजरात से आता है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी गुजरात है। ये कई बार हमने देखा है। इसलिए बंगाल के लोगों को डर यह है कि कल बीजेपी भी सत्ता में आएगी तो फिर क्या गुजरात के हिसाब से बंगाल चलेगा क्या? जो महाराष्ट्र में लोगों में बहुत अनरेस्ट है कि हैज़ महाराष्ट्र सरेंडर टू गुजरात। और महाराष्ट्र और गुजरात की तो पुरानी अदावत है। जब भाषाओं पे राज्य बने तो मुंबई राज्य से गुजरात अलग निकला, मुंबई प्रदेश अलग निकला, कर्नाटक से कुछ एरिया आया, वो महाराष्ट्र में जुड़ा, निज़ाम से बहुत सारा एरिया जुड़ा,
सीपी बेरार जो एक राज्य हुआ करता था उससे विदर्भ अलग निकला तो वो संयुक्त महाराष्ट्र है। और मुंबई महाराष्ट्र में रहे या गुजरात में रहे, इसके लिए संघर्ष हुआ। 107 लोगों की बलि चढ़ी है, शहादत हुई, तब जाके मुंबई महाराष्ट्र को मिली। तो मुंबई गुजरात से महाराष्ट्र में रहे, इसलिए 107 लोगों की यदि शहादत होती है और उसी महाराष्ट्र को यदि गुजरात के सामने सरेंडर होना पड़ता है तो मराठी अस्मिता तो कहीं ना कहीं झिझोर जाती है। यही कारण है कि गुजरात महाराष्ट्र में बीजेपी फंस गई। तो जो मैं पूछ रही थी, क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 272, बार बार 2000 में कह रही हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा टच नहीं कर पा रही है, इसी के चलते फिर से ईडी एक्टिव हो गई है, ईडी को एक्टिव करवाया गया। मैं फिर कह रहा हूँ जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, ये मुझे तो लगता है कि अभी चुनाव के पहले यदि केजरीवाल और तेजस्वी जेल चले जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। झारखंड की सीटों के लिए, लोकसभा सीटों के लिए एक सिटिंग सीएम को इस तरह से जेल में डालने की कोशिश हो रही है। और वो 8 एकड़ का मामला है, हजारों करोड़ के मामले पड़े हैं। मतलब एक सीट के लिए मैंने बहुत जब आप एक सीट के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है तो आपको 272 के लाले पड़े हैं। इसीलिए वो 272 का आंकड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जीवन भर बहुमत की सरकार चलाई है, अल्पमत की सरकार चलाने के वो आदी नहीं, मिली जुली सरकार चलाने के वो आदी नहीं। सबका साथ सबका विकास बात तो करते हैं, लेकिन अपने पार्टी के मंत्रियों को भी विश्वास में लेते कि नहीं, ये बड़ा एक सवाल है। मी, माय वे और हाईवे, 2 तरीके हैं। मैं जो कहूँगा वही, नहीं तो आप अपना रास्ता नाप लीजिए। तो इसीलिए आप फोटोग्राफ में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि वो मेडिटेशन करने गुफा में जाते हैं तो फोटोग्राफर को लेके जाते हैं। वो अभी समुंदर के नीचे गए थे, द्वारका में ध्यान लगाने, पानी में, वहाँ पे भी फोटोग्राफर लेके गए थे। यदि किसी को ध्यान लगाना है तो उसको लोगों को बताने के लिए ध्यान नहीं लगाना होता है, स्वयं के लिए होता है। लेकिन ये मार्केटिंग टूल है कि मोदी जी द्वारका में ध्यान लगा के आए। ऐसा ही मोदी जी ने बजरंगबली का नाम ले लेके कर्नाटक में तूफान दौरा किया था। हम ये भी तो बात है सर कि मीडिया, इंडिया टुडे ने जैसे मध्य प्रदेश को लेकर के महज 2 दिन पहले जो सर्वे जारी किया, एग्जिट पोल, और हूबहू वही नतीजे हम देखे। और अभी इंडिया टुडे ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही 370 क्रॉस ना कर पाए, लेकिन 300 पार तो करेगी और फिर से मोदी जी हैट्रिक करने वाले। मैंने वही कहा ना कि उनको 300 पार करने के लिए वर्तमान में जो स्थिति है वो यथावत बनानी पड़ेगी। तो वर्तमान स्थिति में उन्हें 3 जगह तकलीफ झेलनी पड़ रही है, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और यूपी। ये 3 जगह यदि वो निकाल लेते हैं तो 300 पार हो जाएगी। ये 3 जगह ही निकालने के लिए छटपटाहट है। अब उस सर्वे ने 40 सीटें दी, 48 में से 42 या 40 सीटें दी है महाराष्ट्र में। वो कहाँ से आएगी? यदि बीजेपी 40 सीटें वहाँ से लेती है तो फिर इसका मतलब अजित पवार 4 सीट पे, भाई 40 सीट लेने के लिए 40 सीटों पे आपको लड़ना तो पड़ेगा ना। 48 सीटों में से 40 पे आप लड़ोगे तो 4 सीट पे अजित पवार लड़ेंगे और 4 सीट पे एकनाथ शिंदे लड़ेंगे। तो फिर ओरिजिनल शिवसेना और ओरिजिनल एनसीपी महाराष्ट्र में इतनी कमज़ोर हो गई तो पार्टी तो समाप्ति हो गई। क्या सर आपको लगता है कि ये जो बार बार 370 कहा जा रहा है, इसमें एक खबर ये भी है कि इसमें छुपा हुआ है 362 का आंकड़ा, जिसे कहते हैं सुपर मैजिक, या वो आंकड़ा अगर हो तो शायद मोदी सरकार 2024 के बाद संविधान तक बदल सकती है। तो क्या वो टारगेट है कि 362 चाहिए, इसीलिए 362 चाहिए, इसलिए 370 कह रहे हैं आप। और यदि 362 मिलती है तो ये मान लीजिए संविधान बदल जाएगा, पूर्ण रूप से संविधान बदल जाएगा। ये कानून में अमेंडमेंट करना बंद ही कर देंगे।
क्योंकि ये संविधान किसी काम का नहीं, ये चर्चा बीजेपी के वरिष्ठ या सरकार में जो वरिष्ठ लोग बैठे उन्होंने ऑलरेडी की है, उन्होंने स्टेटमेंट किया है। यदि देश के प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार ये कहता है कि ये अब संविधान किसी काम का नहीं है, फिर ये आरोप लगते हैं तो ये तो संविधान एक ब्रिटिश कानून था, उसी का रूप है। तो जो ये कहते हैं उन्होंने या तो संविधान का जब रचना शुरू हुई थी, बनना शुरू हुआ था, तब कितने लोग थे, कितनी बहसें हुई, कितने डिस्कशन, कितने घंटों का, हज़ारों घंटों का डिस्कशन से एक एक शब्द के लिए 3-3 घंटे डिस्कस हुआ है। और वो सारा रिकॉर्ड है, शब्दशः सारा रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाके देखिए आप, एक एक शब्द के लिए, एक एक चीज़ के लिए घंटों बहस हुई है। क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इसमें बहस हुई है। और बहस करने वाले लोग कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसे डिग्री लेके नहीं आए थे, वो सर्वमान्य, बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, जो आने वाले 200 साल में क्या होगा इस देश में, इसका आकलन करके आज संविधान बना रहे थे। विश्व के बेहतरीन संविधानों का अभ्यास किया गया, उनमें से कुछ चीज़ें ली गई, फिर मिला के भारतीय संविधान बना, जो विश्व का सबसे श्रेष्ठतम संविधानों में से माना जाता है। जब यूरोप में महिलाओं को अधिकार नहीं था वोटिंग का, तो हमारे संविधान ने हमें, हमारे महिलाओं का जेंडर इक्वलिटी तब हमने सोची थी 1947 में, 52 में जब लागू हुआ, तब यूरोप में कई देशों में नहीं था महिलाओं को अधिकार। तो ये सांप और जादूगारों का देश जिसको कहा जाता था, सपेरों का देश, ये यूरोप की महिलाओं की पीड़ा भी इस संविधान में एड्रेस हुई थी। इसीलिए सरकार चाहती है 2/3 हिस्सा सरकार के खाते में जाए या बीजेपी के खाते में जाए। सारा मारामारी उसकी है। संविधान बदलने के लिए हमें जो चाहिए वो करना है। लेकिन एक आशंका मुझे ये भी है कि किसी ने कहा कि यदि आप का आकलन हम सही माने और 230 पे बीजेपी आ जाए तो क्या होगा। तो मैंने बोला फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मोदी जी तो आदि नहीं है ऐसी सरकार चलाने के लिए। फिर मैं कहता हूं कि चंडीगढ़ मॉडल रिपीट होगा। राष्ट्रपति जी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को बुलाएगी, बीजेपी की सरकार शपथ लेगी, उन्हें 1 महीने का टाइम मिलेगा बहुमत बताने के लिए। उस 1 महीने में कई जगह तोड़फोड़ का प्रयास होगा, फिर भी विपक्ष टूटता नहीं। फिर 1 महीने में एक पीठासीन अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा जो राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेगी। विश्वास का मत वो बोलेगा मैं वॉइस वोट से विश्वास का मत लेता हूं। वॉइस मत से जब विश्वास का वॉइस से होगा, आवाज से, तो पीठासीन अधिकारी कहेगा कि विश्वास का मत पारित हो गया। फिर विपक्ष डिवीजन ऑफ वोट मांगेगा, उसमें झगड़े होंगे, पूरा विपक्ष निष्कासित किया जाएगा हाउस से। बचे हुए 230 वोट डिवीजन में 100% सरकार के फेवर में जाएंगे। वो सरकार विश्वास का मत लेगा। अगले 6 महीने के लिए कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ये पड़ा रहेगा मसला। और 6 महीने में इतना पर्याप्त टाइम मिलेगा कि आप 400 पार का आंकड़ा तय कर लेंगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। ये चंडीगढ़ ने हमको बताया है। इसी बीच विपक्ष न्यायपालिका में जाएगा। फिर न्यायाधीश महोदय कहेंगे कि अरे ये तो संविधान पीठ बनाना पड़ेगा, इसके लिए संविधान पीठ बनेगा। उसमें 3, 4, 5 महीने निकल जाएंगे। ऐसा ही चंडीगढ़ का हुआ। चंडीगढ़ में सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये कहा कि आम आदमी पार्टी का मेयर ही मेयर है,
अब वो मेयर शपथ भी लेगा तो एक दिन के लिए, क्योंकि भाजपा को समय चाहिए था आम आदमी पार्टी के लोग तोड़ने को, वो समय मिल नहीं रहा था। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में कोई दिमाग वाला आदमी नहीं बैठा है? सब बहुत सोचने वाले आदमी हैं। ये जो किया, 8 वोट रद्द किए, उन्हें मालूम था ये मामला कोर्ट में जाएगा। वो चाहते थे ये मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाने के बाद तारीख पे तारीख हो, और वही समय, जो समय उन्हें संविधान दे नहीं रहा था, वो समय उन्होंने 20-25 दिन का कोर्ट के माध्यम से लिया। तो ये जो नया मॉडल बना चंडीगढ़ का, उस मॉडल में एक पुर्जा न्यायपालिका भी है जो नोइंगली और अननोइंगली उस पाप की भागीदार है। आज स्थिति क्या है? जो बीजेपी चाहती थी वही हुआ ना। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, लोग कहते थे कि बीजेपी के मुंह पे तमाचा, सरकार के मुंह पे। काहे का तमाचा भाई? वो मेजोरिटी में आ गए, 3 पार्षद इधर से उधर हो गए। उन्हें समय चाहिए था, उन्होंने समय ले लिया। तो यही सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से वापस आती है, नरेंद्र मोदी की सत्ता वापसी होती है, तो ये जो अभी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, खत्म होने जा रहा है, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार 24 में फिर से बन जाए तो शायद चुनावी प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगा। यकीनन। एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक पार्टी हो जाएगा। एक राष्ट्र एक पार्टी एक नेता, एक आवाज, मीडिया खत्म। सरकार का मीडिया ही सबसे होगा, एक ही चुनाव, एक ही चैनल होगा, न्यूज चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल सब जितने चाहे उतने कर लो। न्यूज चैनल एक ही होगा, दूरदर्शन। बाकी ज़रूरत क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सरकारी योजनाओं की मिलती रहेगी। दलितों का उत्पीड़न कहाँ होता है? कहाँ सुना आपने? किधर हुआ? क्या हुआ? कोई नहीं है। कौन पूछने वाला है? आज के वर्तमान में कौन पूछने वाला है? कल आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर आरोप लगा दिए जाएंगे कि आपके मेल में कोई पाकिस्तान का एक मेल मिला और आप देशद्रोह कर रहे थे। देशद्रोह के कानून होंगे, जमानत होगी नहीं, लोअर कोर्ट में आप लड़ते रहेंगे, मेल वो देंगे नहीं, चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे 1 साल तक, बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देशद्रोह का मामला है भाई। टीम पाकिस्तान गई है, टीम इधर गई है, टीम यूरोप गई है, वहाँ से फंडिंग हुई है, किस अकाउंट में? कुछ नहीं। आप चिल्लाते रहोगे। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय तक मामला आएगा। फिर न्यायालय कहेगा कौन सा मेल है। फिर ये कहेंगे कि देश के सुरक्षा के हित में हम वो दिखा नहीं सकते। फिर न्यायालय कहेगा कि बेल दे दो इनको। फिर आप बेल पे आएंगे 2 साल बाद। तब तक आपके बैंक अकाउंट सीज होंगे, प्रॉपर्टी सीज होगी, आपके बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे, आपका परिवार भीख मांगने लगेगा। और ये उदाहरण जब सामने आता है तो बाकी पत्रकार देखते हैं कि अरे बाप रे, इसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी हो जाएगा। इससे अच्छा अब बात ही करो। मैं एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर को जानता हूँ उत्तर प्रदेश में। जब सूर्य प्रताप सिंह जब हमारे साथ डिबेट में बैठा करते थे तो क्या धारा प्रवाह भाजपा की आलोचना करते थे, क्या धारा प्रवाह योगी सरकार की कुकर्मों का पाढ़ा पढ़ते थे, और बार बार कहते थे कि मैं खुद स्वयं IAS रह चुका हूँ, मैं अयोध्या का DM था, तब मुझे मालूम है अयोध्या क्या था। आज सूर्य प्रताप सिंह हम सभी को किस भाषा का प्रयोग करके बोलते हैं वो देख लीजिए। किसानों के लिए उनके विचार क्या है देख लीजिए, क्योंकि उनके ऊपर 3, 4, 5, 6 FIR हो गए। एक अमिताभ करके IPS ऑफिसर है, उनको जेल में जिस हिसाब से रगड़ा, पूरे यूपी के ब्यूरोक्रेसी के लिए मैसेज गया और सूर्य प्रताप सिंह ने भाषा बदल दी। उनको भी भाई जेल के बाहर रहना है, आराम से रिटायर्ड जिंदगी जीनी है, क्या करेंगे? तो इस पूरे परिस्थिति को देखते हुए ये
बातें भी सोशल मीडिया पर हो रही है और तमाम तरह के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा देश धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ वी रहा है। हैव ऑलरेडी गॉन इनटू दैट मोड। तो रास्ता क्या है, कहाँ से इसका हम रास्ता क्या है? देश बच पाएगा? इसका रास्ता मैंने कहा, चंडीगढ़ के पूरे इशू पे मैं बहुत मायूस हुआ हूं। यदि मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं इस केस के दौरान कि हॉर्स ट्रेडिंग की मुझे चिंता हो रही है, देखिए जब देश चिंता करता है तो समाधान के लिए न्यायपालिका की तरफ देखता है। अब न्यायपालिका चिंता करके मेरे साथ ही आके खड़ी होगी तो फिर कहां देखेंगे? मुझे मेरे मुख्य न्यायाधीश चिंता करते हुए नहीं चाहिए, मुझे मेरे मुख्य न्यायाधीश समाधान देने वाले चाहिए। क्यों हाईकोर्ट ने उसी दिन, जिस दिन ये वीडियो मार्केट में आया, तुरंत उसी दिन कॉग्निजेंस लेके क्यों सुप्रीम कोर्ट मामला आया? क्यों हाई कोर्ट ने वहीं के वहीं वो बैलेट मंगा के चेक किया और 2 दिन के अंदर बता दिया कि ये मेयर ये जीता? तो शायद हॉर्स ट्रेडिंग का इतना टाइम नहीं मिलता उनको। हाई कोर्ट ने टाइम लिया, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय मामला आ गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बुरी तरह से लताड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने मेयर के फंक्शनिंग पे स्टे लगा दिया। लेकिन समय तो मिला हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। वो ऑर्नामेंटल विक्ट्री है, प्रैक्टिकल नहीं। तो न्यायपालिका को यह भी देखना होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए समय यदि न्यायपालिका का दुरुपयोग करके ऐसी राजनीतिक दल, भले न्यायपालिका 2 बार स्ट्रिक्चर पास करे, भला बुरा कहे, मोटी चमड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना काम तो हो गया। सर अगर बात करें कि लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर एक अलग तरीके से सरकार 2014 के बाद से कब्जा पाने की कोशिश कर रही है। 2014 के बाद हमने देखा किस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार धीरे धीरे विपक्षी नेताओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ एक कॉरपोरेट लॉबी तैयार किया गया है जो सरकार के साथ खड़ी है, जिसके साथ सरकार खड़ी है। और उसके बाद हमने देखा 2019 चुनाव आते आते पूरी तरह से मीडिया, चुनाव आयोग सब खत्म है। लेकिन अभी भी शायद लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, वो कहीं ना कहीं जीवित है। और 2024 में अगर फिर से सत्ता वापसी होती है तो सबसे पहले न्यायपालिका पर प्रहार होगा, कोलिजियम खत्म होगा और जजों की नियुक्ति नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ में आ जाएगी। बिल्कुल, और सब खत्म होगा। यकीनन कानून आएगा और कानून रद्द नहीं कर पाएगा सर्वोच्च न्यायालय। वो नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णयों को इन्होंने कानून लगा के घुमा दिया। न्यायपालिका ने क्या किया? दिल्ली के मामले में न्यायपालिका क्यों चुप बैठी है? यदि इस संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हिलता हुआ नजर आता है मुझे कि चुनाव आयोग में नियुक्तियां ही सरकारी हो, तो फिर कहां लोकतंत्र रहेगा? जब लोकतंत्र की पारदर्शिता नहीं रही तो फिर संविधान क्या करूंगा मैं? संविधान लाइब्रेरी में किताब के अलमारी में एक शोभा की वस्तु बन जाएगा। क्यों नहीं, जब इन्होंने कानून पारित किया, क्यों नहीं उस पर इमीडिएटली सर्वोच्च न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया? क्यों वो मामला पेंडिंग है? संविधान पीठ ने निर्णय दिया था, एक व्यवस्था दी थी जिसमें प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष का सबसे बड़े दल का नेता और स्वयं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, ये मिलके यदि आयुक्त की अपॉइंटमेंट करते तो एक ट्रांसपेरेंसी आती। उसके जगह आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी होंगे, वो जो चाहे वो एक उनका कलीग होगा मंत्रिमंडल का और विपक्ष का नेता होगा, तो 2 और 1 हो गए। तो ऑब्वियस है, ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। होना तो वही है जो 2 चाहेंगे। ऐसा तो कानून नहीं कि तीसरे ने ऑब्जेक्शन लगाने पे नहीं हो सकता। वो सिर्फ डिसेंट नोट रहता है कि हम एग्री नहीं करते इस कारण से, लेकिन अपॉइंटमेंट हो जाता है, पर्पज इज सॉल्व्ड। देखिए, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है सत्ता में।
यदि अब की बार 300 पार, मोदी की गारंटी, ये सारा विश्वास मोदी जी को स्वयं की गारंटी होती तो वो चुनाव आयोग के चक्कर में लफड़े में नहीं पड़ते। यदि उनको खुद की गारंटी होती तो वो विपक्ष को कहते कि तुम नियुक्ति करो, चलो लोग मेरे साथ हैं, मुझे चुनाव आयोग की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहे चुनाव आयोग नियुक्त करो, चुनाव ही करवाएगा ना वो। जब जनता, मुझे गारंटी है जनता मेरे साथ है, तो मुझे चुनाव आयोग नहीं चाहिए, मुझे भ्रष्टाचारी अजीत पवार नहीं चाहिए, मुझे अशोक चौहान नहीं चाहिए, मुझे चौधरी नहीं चाहिए, मुझे किसी की गरज नहीं है। अरे हमारे बलबूते पे हम 400 पार करेंगे, वो गारंटी नहीं उनको। इसके लिए चुनाव आयोग भी चाहिए, अशोक चौहान भी चाहिए, अजीत पवार भी चाहिए, नीतीश कुमार भी चाहिए, और कोई व्यभिचारी भ्रष्टाचारी हो जो 1-2 सीट के इन्फ्लुएंस करता हो तो वो भी चाहिए। ऐसी दयनीय स्थिति में भाजपा को ले गए हैं अभी वर्तमान में नेतृत्व। बुरा लगता है, मैंने इस पार्टी को देखा है बहुत नज़दीक से। मैं पत्रकारिता की शुरुआत से इस पार्टी को देखते आ रहा हूँ। मेरी पत्रकारिता इंदौर में शुरू हुई, जो भाजपा का गढ़ था। वहाँ मैंने काम करते हुए देखा, मैंने कुशाभाऊ ठाकरे को नज़दीक से देखा, मैंने कुशाभाऊ ठाकरे की उस पार्टी को देखा, मैंने अटल जी अडवाणी जी देखे, गोविंदाचार्य जी देखे, सुषमा स्वराज, लेकिन सर वही है ये तमाम नेताओं को देखा मैंने, भैरव सिंह शेखावत, स्टालवर्ट थे सब। लेकिन विचारधारा की लड़ाई थी, सत्ता के लिए मारामारी नहीं थी। सत्ता चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं। अटल जी चुनाव हारने के बाद थोड़ी मेहनत इधर उधर करते, क्योंकि किसी को भी इतना कोई भारी बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस भी 200 क्रॉस नहीं कर गई थी। तो आज दोनों लोग नहीं हैं हयात। और ये प्रमोद महाजन जी ने सुनाया हुआ किस्सा है। जब नतीजे आने के बाद प्रमोद जी अटल जी को जाके बोल रहे थे कि हम सरकार बना सकते हैं, प्रयास किया, तो अटल जी ने 2 टुक जवाब दिया इस सवाल का। उन्हें कहा, प्रमोद, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। यदि जनता हमें सत्ता में बिठाना चाहती तो हमें पूर्ण बहुमत मिलता। ये ऐसा सत्ता मुझे नहीं चाहिए। ये जनता के जनादेश का अनादर है। तोड़ फोड़ करके सरकार बनाना। तो जो नेता जनता के जनादेश का आदर करने वाले थे, वो कहां है अभी? लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल रहता ही है कि आज बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या करेगी, इससे भी आगे यानी पार्टी से भी बढ़कर के देश है। और आज देश की जो परिस्थिति है, देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है, ये सब डायलॉग बाजी है, बोलने के, भाषण के जुमले हैं, ये जुमले हैं। सत्ता, एन केन प्रकरण सत्ता, किसी भी रास्ते से हो सत्ता, तोड़ फोड़ के, खरीद करके सत्ता, डरा करके सत्ता, सत्ता ही लक्ष्य है। और लक्ष्य को साधने के लिए सारे कुकर्म के दरवाजे खुले हुए हैं। ये लोकतंत्र नहीं, इस सत्ता की प्यास। इसीलिए भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, सदाचारी सब एक लाइन में बैठे हैं। कल तक जिसको आप भ्रष्ट कहते हो, उनको आज गोद में लेके चलते हो। जरा भी शर्म नहीं आती, थोड़ी भी नहीं। इतने बड़े
ये हो गए हैं। लेकिन आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा सर, फिर देश का क्या होगा आगे चल के? हम कौन से राज देखने वाले हैं, या इस डिक्टेटरशिप कहाँ जाकर के खत्म होगी? नहीं, ये डिक्टेटरशिप कहाँ जाके ख़त्म होगी, मतलब हम चाइना या रशिया मॉडल पे चले जाएंगे जहाँ चुनाव होंगे नहीं, एक ही नेता रहेगा, वही पार्टी का नेता रहेगा। अभी क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का तो अपॉइंटमेंट अभी हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकारिणी ली उसमें एक नया उन्होंने संविधान में अपने बदलाव किया। पहले नाम के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुन के आता था, भले ही अनअपोज। कांग्रेस को तो परिवारवाद की गाली देते हैं लोग, लेकिन कांग्रेस में कम से कम 2 बार तो चुनाव मैंने देखे मेरे सामने। इसके पहले बहुत सारे चुनाव हो गए होंगे, लेकिन 91 का और 22 का चुनाव तो हमने देखा जहाँ खड़गे जी जीत के आए हैं। ये चुनाव हुए थे बाकायदा, बैलेट पेपर चुनाव, प्रचार। और यहाँ जब से भाजपा बनी तब से एक बार भी चुनाव नहीं हुआ, सिर्फ यूनानिमस मतलब चुनाव हुआ। लेकिन नाम तो होता है कि भाई यूनानिमस, किसी ने फॉर्म नहीं भरला इसलिए यूनानिमस। अभी जो संविधान में बदलाव किया बीजेपी ने वो ये है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। वही भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कोई पार्लियामेंट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन रहेगा नहीं रहेगा वो भी नरेंद्र मोदी तय करते हैं। वही जैसे वही नितिन वही गडकरी, सुब्रमण्यम स्वामी, देखिए आने वाले तो यदि 262 270 की बात ये करते और उतनी सीटें मिल गई तो समझ लीजिए संघ को भी अपनी दुकान बंद करनी होगी। क्योंकि मोदी जी का बहुत ज़्यादा संघ से प्रेम नहीं है। जो लोग मोदी जी को मुख्यमंत्री के तौर पे जानते हैं गुजरात में, वो जानते हैं कि संघ और मोदी में कितना टकराव था वहाँ पे। तो संघ दर्शक बना है वर्तमान में। 2014 के बाद संघ ने पकड़ लाने का प्रयास किया। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी संघ चलाती थी, भले ही वो मना करें। 2014 से लेके संघ की भूमिका अब दर्शक की हो गई है, और 2024 में यदि ये बहुमत मिलता तो दर्शक से वो मार्गदर्शक में चले जाएंगे, ये भी तय है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया देश नीति के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी सरकारी दबाव के बीच किस तरह से पत्रकार काम कर रहे हैं, किस तरह से जो सच्चे पत्रकार हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपका भी दोस्तों फर्ज बनता है कि आप हमारे जैसे पत्रकारों को जीवित रखें। हमारे जो पत्रकारिता करने वाले, जो सरकार से सवाल पूछने का काम करता है, उनका साथ दीजिए। स्वतंत्र मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को अपना भरपूर सपोर्ट दे, ताकि हम बेबाक और बेखौफ, बेझिझक होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सके। इसके लिए हो सके तो वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें और आज के इस एपिसोड पर अपनी राय कमेंट करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।